ये हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, इस डील को जो कि अभी साइन होनी है शुक्रवार को, कितनी पॉजिटिव मान रहे हैं बाजारों के लिए, और रिकवरी क्या तेज होगी या फिर अभी चूंकि मार्जिन्स वगैरह थोड़े डिस्टर्ब हुए होंगे कंपनीज के, तो थोड़ी रिकवरी में अभी समय लगेगा बाजार की? तो आपके सवाल में एक्चुअली दो सवाल हैं। सबसे पहला कि बाजार को कितना विश्वास है कि ये डील एक्चुअल साइन किया जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि पिछले कई बार हुआ है, हम डील के बहुत नजदीक पहुंचे लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, और इस बार भी हमने देखा कि भले ही अमेरिका ने डील की अनाउंसमेंट की लेकिन इजराइल से इसको समर्थन नहीं मिला। तो लोगों के और बाजार के मन में थोड़ी सी आशंका है कि पता नहीं ये डील अगर साइन भी हो जाएगी तो क्या वो जिस स्पिरिट के अंतर्गत साइन की जा रही है वो स्पिरिट कंटिन्यू करेगी कि नहीं, यानी कि ईरान में वॉर थम जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट से शिप्स का आवाजाही सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बाजार पर एक रिस्ट्रेंट समझिए जो मैं समझता हूं। लेकिन अगर आप इसी संदर्भ में क्रूड के प्राइसेस को देखें तो आरबीआई के पॉलिसी में आरबीआई ने एस्टिमेट किया था कि क्रूड के प्राइस जो हैं वो 85 से 87 डॉलर्स एवरेज करेंगे, और आज की रियलिटी ये है कि ब्रेंट का प्राइस 82 डॉलर्स पर है। तो मेरे ख्याल से जो कमोडिटी प्राइसेस है और जो खास करके क्रूड का बाजार है वो इस बात पर विश्वास कर रहा है कि ये जो डील है इससे दोनों क्रूड की सप्लाई सुचारू हो जाएगी। रही बात ये कि इसका कंपनीज के मार्जिन पर क्या असर पड़ेगा, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि इमीडिएटली असर न दिखे, क्योंकि कुछ कंपनीज इन्वेंट्री बिल्ड की होंगी, कुछ के सप्लाई के लाइंस तुरंत इंप्रूव न करें। लेकिन देखिए बाजार जैसे आप आज ही देखिए ना, क्रूड के दाम अगर 82 डॉलर्स पर हैं तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट से शिप्स का आवाजाही बिल्कुल हाईवे की तरह तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस एंटिसिपेशन में कि ये हो जाएगा क्रूड के दाम नीचे गिर गए हैं। मैं समझता हूं बाजार भी इस बात को डिस्काउंट ज्यादा करेगा कि आगे जाकर मार्जिन्स पर जो असर है वो पॉजिटिव होगा, और बाजार इसको डिस्काउंट करना शुरू करेगा, ना कि आज की मार्जिन पर असर कितना है। संजय सर, क्रूड की आपने चर्चा की। देखिए क्रूड हम देख रहे हैं कि लगभग 105 से 110 डॉलर के बीच में घूम रहा था, वहां से गिरते गिरते फिर 100 डॉलर के नीचे आया, फिर अब भाव 85 डॉलर के भी नीचे आ गए हैं। एक बड़ा ब्रीदर इंडियन इकोनॉमी के लिए तो है ही, कंपनीज के लिए भी है। और हम देख रहे हैं कि जो रेट सेंसिटिव का जो खेमा है, एनबीएफसी हो, बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, ऑटो ने कल काफी अच्छे से चीयर किया है। क्या आपको लगता है कि इस सेगमेंट में, इन तीनों सेगमेंट में रियल्टी, एनबीएफसी और ऑटो में तेजी बनी रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कच्चा तेल अगर नीचे आया तो जो दरें बढ़ने की जो आशंका जो पैदा हो गई थी बीच में कि अगर महंगाई बढ़ती रही तो दरें बढ़ानी पड़ेगी, वो शायद फिर थोड़ी कम हो जाएगी। बात तो जरूर सही है कि जिस तरह से एक व्यू बनता जा रहा था कि साल के अंत तक आरबीआई हो सकता है रेट हाइक करे, कम से कम वो व्यू अब डिवाइडेड ओपिनियन हो गया कि रेट हाइक करेगी कि नहीं करेगी आरबीआई। आप इस पर एक यूनिलैटरल व्यू नहीं ले सकते। रही बात ऑटो और बाकी जो बड़े टिकट आइटम के जो कंजम्पशन होते हैं, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो मई के महीने में भी पैसेंजर कार का जो बिक्री था वो करीब 23% ईयर ऑन ईयर ऊपर गया। यानी कि एक एंड्योरिंग ट्रेंड बन गया है ऑटो में। या तो वो रिप्लेसमेंट डिमांड है या फिर हायर एस्पिरेशन का रिफ्लेक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक कंजम्पशन का जरिया है जो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा। और अगर उसमें रिटेल प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के कम किए जाएंगे तो शायद इसको और भी बढ़ोतरी मिल सकती है। और आगे जाकर अगर कमोडिटी के प्राइसेस सॉफ्टन होते हैं और ऑटो कंपनीज अगर प्राइस कट्स लेती हैं तो और भी तेजी आ सकती है इस सेक्टर में। जहां तक रियल एस्टेट का मामला है, हमने जरूर देखी है तेजी रियल एस्टेट स्टॉक्स में। एंड ऑफ कोर्स लोगों का डिसीजन घर खरीदने का बहुत हद तक प्रेरित होता है इंटरेस्ट रेट से।
तो ये दोनों सेक्टर्स तो मेरे ख्याल से जरूर बेनिफिट करेंगे। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, हमको ये देखना चाहिए कि इस असमंजस के माहौल में ऐसा क्या था जो कि नहीं बदला। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा क्लू है हमको ये जानने के लिए कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो सरकारी केपेक्स है वो इस स्थिति में भी डगमगाया नहीं, और इसका रिफ्लेक्शन हमने जो चौथे तिमाही के रिजल्ट आए उसमें कंपनी के परफॉर्मेंसेस में देखा, उनके ऑर्डर बुक के डिस्क्लोजर्स में देखा। और मुझे लगता है आगे जाकर भी ये जो एक सेगमेंट है जो गवर्नमेंट केपेक्स से बेनिफिट करता है, वो कंस्ट्रक्शन हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, और खास करके पावर से संबंधित जो एंसिलरी सेक्टर है वो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो का कोर होना चाहिए, बिकॉज वो इस असमंजस की माहौल में भी डगमगाया नहीं। ठीक है, ठीक है। संजय सर, पावर की आप बात कर रहे हैं और पावर को लेकर कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से डेटा सेंटर का बूम आ रहा है तो पावर स्टॉक्स भी बेनिफिट करेंगे, और ये भी एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि जो ग्लोबल जो पावर डिमांड रहेगी 3 से 4% अकेले वो डेटा सेंटर से आएगी। क्या आपको लगता है कि बड़ा बूस्टर होगा, या फिर एक बड़ी चीज जरूर है लेकिन इसके लिए इंतजार भी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा? तो अभिषेक जी देखिए, तो पावर में एक भारत के संदर्भ में एक हियर एंड नाउ अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो जिस तरह से भारत की पर कैपिटा इनकम इंप्रूव कर रही है, तो एक आम नागरिक जो है भारत का, उसकी एस्पिरेशन भी तो उसके साथ बढ़ रही है। और ये एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट होती है उसके फ्रिज खरीदने में, उसकी टीवी खरीदने में, उसके एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन खरीदने के डिमांड में। तो चूंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है और अब इस जनसंख्या की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो हमारा पावर कंजम्पशन ऑन अ सेक्युलर बेसिस भी बढ़ता जाएगा। सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी, डेटा सेंटर मेरे ख्याल से एक समझिए कि एक एडिशनल डिमांड का सेगमेंट ऐड कर दिया है पावर डिमांड को, लेकिन ओवरऑल जो पावर का डिमांड है वो इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। और इस गर्मी में तो हमने देखा भी जो पीक पावर डिमांड है वो 270 गीगावाट तक चला गया। सो ये हमको दिखा रहा है कि ये एक सेक्टर है जिसमें भारत को बहुत आगे निवेश करना है, तीनों सेगमेंट में, जनरेशन, ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है संजय सर, रीसेंट जो फॉल आया बाजार में, हालांकि अगर हम साल भर में देखेंगे तो पहले हम ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम से परेशान रहे, उसके बाद ये वॉर की दिक्कतें आ गई, उसके 2 साल पहले बात करें तो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो कुछ ना कुछ चीजें लगी हुई है बाजार में, और शायद ऐसे ही बाजार का दस्तूर भी है। कौन से एरियाज आपको वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं? कौन से सेक्टर आपको लगता है कि काफी अभी चीप हैं या फिर वाजिब वैल्यूएशंस पर हैं? और अगर किसी को यह डिसाइड करना हो कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कहां पर ज्यादा वैल्यू है, तो आपके हिसाब से क्या बेहतर रहेगा? तो देखिए, अगर चीप वैल्यूएशन तो शायद मुश्किल है बाजार में खोजना आज के दिन में, लेकिन अगर आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आज आईटी सेक्टर में है। अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर के चारों तरफ बहुत सारे बादल मंडरा रहे हैं जो कि सेक्टर के आउटलुक को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे हटकर देखें तो जितनी भी एआई के बारे में चिंताएं जताई गई थी, उसके बावजूद, ये चिंताएं तो 2 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में आईटी कंपनीज की ना तो टॉप लाइन में गिरावट आई है, ना ही बॉटम लाइन में गिरावट आई है। कंपनीज एक्चुअली ईयर ऑन ईयर ग्रो ही कर रही हैं। तो ये आपको एक कम से कम एक ढांढस देता है और एक कंसोलेशन देता है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट फॉर द आईटी कंपनीज, और इनकी वैल्यूएशन आज जिस लेवल पर ये अवेलेबल है ये बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। दूसरा जो मैं समझता हूं कि एआई भी जो अगर बड़े बड़े एंटरप्राइज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा
तो वो स्टैंड अलोन सिर्फ एंटरप्राइजेस नहीं कर पाएंगी, उनको भी उसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज की जरूरत पड़ेगी, जहां मेरा ओपिनियन है कि भारतीय आईटी कंपनीज एक बड़ा रोल निभा सकती हैं। तो मेरा जो अपना असेसमेंट है कि पहला फेज था जब इंडियन आईटी कंपनीज की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स डीरेट हो गई। हम सेकेंड फेज में हैं, जहां पर हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी अर्निंग्स आगे जाकर कम होगी, और अगर जब तक वो क्लैरिटी हमको नहीं आता है, मैं सेकेंड फेज को एक कंसोलिडेशन का फेज मानता हूं, जहां पर हमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आईटी की कंपनीज मिल रही हैं। मैं समझता हूं एक तीसरा फेज आएगा जब आईटी कंपनीज इस एआई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करेंगी और उनकी अर्निंग्स में हमको ग्रोथ दिखेगा। हो सकता है टॉप लाइन में ना दिखे, बॉटम लाइन में अगर हमें ग्रोथ दिखेगा तो वो उनको रीरेट करने का एक अवसर बाजार देगा, जिसके पहले हमें अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। ठीक है संजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। चलिए शो को